हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2023। 11 जनवरी 2023 को शिफ्ट फर्स्ट में जो मैथमेटिक्स के प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रश्न को इस वीडियो में हल कराया जाएगा। पूरे 20 प्रश्न होंगे। यदि कोई साथी चैनल पर नया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो आइए आज के सेशंस को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि आपका पेपर आगामी लगा होगा तो ये सब इसी तरह के मैथमेटिक्स के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए, आपके स्क्रीन पे ये पहला प्रश्न दिख रहा होगा। यदि a + 3b संबंधे 2a + 4b बराबर 3 संबंधे 5 है तो a - b संबंधे a + b बराबर क्या होगा। आपको 4 विकल्प दिख रहा होगा यहाँ पे। अब देखिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पे जो भिन्न होता है वही अनुपात होता। तो यहाँ पे इसको आप हल करेंगे तो ये क्रॉस 3 का गुणा, यानी इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं a + 3b, ये बटा में हो जाएगा 2a + 4b, ये बराबर आप कर सकते हैं 3/5। अब इसी से हल करके आप a और b का अलग अलग नंबर निकालिए। और जब a और b का अलग अलग नंबर निकल जाएगा तो a - b और a + b में रख देंगे, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्रॉस गुणा करिए तो ये हो जाएगा 5a, ये आपका बन जाएगा 15b, ये क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 6a प्लस ये आपका 12b हो जाएगा। अब a को a के साइड में लेके जाइए, b को b के साइड में लेके आइए। अब b को इधर लेके आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3b, ये बराबर इधर जाएगा तो हो जाएगा a। अब इस नंबर को आप बनाएंगे तो ये a/b बराबर ये बन जाएगा 3/1। तो यहाँ ये निष्कर्ष निकल गया कि a का नंबर 3 होगा और b का नंबर 1 होगा। तो जब a का नंबर मिल गया और b का नंबर मिल गया तो अब यहाँ पे आप रख दीजिए। और जब रख देंगे तो आपको a - b और a संबंधी b का रेशियो बन जाएगा। तो ये नंबर आपका यहाँ पे बनेगा a - b संबंधी a + b का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप पहले ही a का नंबर निकाल लिए हैं और b का नंबर निकाल लिए हैं। तो जब यहाँ पे आप रखेंगे तो ये नंबर आपका हो जाएगा 3 - 1 संबंधे ये हो जाएगा 3 + 1। अब ये 2 संबंधे 4 हो गया तो ये 2 × 1 = 2 और 2 दूनी के 4। तो इसका जो फाइनल आंसर निकल के आया वो 1 संबंधे 2 का आया। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 1 संबंधे 2 आपके विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदता है और उन्हें 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है। आपको यदि मैथमेटिक्स में 20 नंबर लेने हैं तो इस समय पूरे एसएससी जीडी का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, उसके कॉन्सेप्ट को केवल देखते रहिए कि प्रत्येक चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट होगा और उसके जो फार्मूले हैं उसको आप बना के रखिए। इसलिए कि आपके परीक्षा में एकदम सरल सरल प्रश्न आ रहा है, केवल कॉन्सेप्ट पे प्रश्न आ रहा है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, प्रत्येक प्रश्न बहुत कम समय में बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कि एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है और उन्हें 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ कितना है। अब देखिए कितना सिंपल प्रश्न ये पूछ दिया। केवल वस्तु और रुपया पे इस प्रश्न को चला लीजिए। यहाँ पे आपको लिख देना है वस्तु और यहाँ पे लिख देना है रुपया। अब 1 रुपये में 2 नींबू, तो 1 रुपया यहाँ पे लिखिए, 2 रुपया यहाँ पे लिखिए। अब आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा 3 रुपये में 5 की दर से, तो वस्तु 5 को यहाँ लिखिए, रुपया को यहाँ पे लिखिए। अब केवल क्रॉस गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। तो 2 3 ये 6 हो गया, अब माइनस ये 5 एकम 5 हो गया, और ये बटा में 5 आ जाएगा नीचे, और गुणे 100% कर दीजिए, यही नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि ये 6 में से 5 निकलेगा तो 1 बचेगा, तो ये 5 दूनी के 10 हो गया। तो ये 20 का 1 में गुणा करेंगे तो 20 बनेगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर निकल के आया वो 20% का आया। तो आप कहेंगे कि उसको 20% का लाभ हुआ। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 20%। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखें।
एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। छूट देने के बाद वह 5% लाभ अर्जित करता है। छूट प्रतिशत है। आपके पेपर में डिस्काउंट से, छूट से मैक्सिमम 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप छूट वाले नंबर को बहुत बढ़िया से समझिए कि छूट से जो प्रश्न बने उसको आप हल करके आएँ। तो एक दुकानदार किसी, अब इस प्रश्न के सॉल्यूशंस को आप देखिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। तो यहाँ पे सीपी को आप ले लीजिए कि सीपी यदि 100 होगा तो यहाँ पे एमपी यानी मार्केट प्राइस वो बना लिया 110 बना लिया। और जब 110 बना लिया तो यहाँ बोल रहा है कि उसको 5% का लाभ होता है। तो जब 5% का लाभ होता है तो यहाँ पे एसपी निकालेंगे तो ये 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब यहाँ पे छूट प्रतिशत पूछ रहा है। अब ये 100 में खरीद के 110 अंकित किया। अब आपको ये वस्तु का विक्रय मूल्य 105 बता रहा है, तो आखिर में छूट कितने का दिया? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 5 का छूट मिल गया, 5 का छूट दिया। तो जब 5 का छूट दिया तो आपको छूट प्रतिशत बताना पड़ेगा कितना होगा, डिस्काउंट का परसेंट बताना होगा कितना होगा। तो छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट बटा अंकित मूल्य गुणे 100%। छूट की गणना हमेशा अंकित मूल्य पे किया जाता है। आपसे कोई पूछे कि लाभ और हानि की गणना किस पे किया जाता है, तो वो हमेशा क्रय मूल्य पे किया जाता है। तो ये 5 का छूट मिल रहा है किस पे? तो 110 पे मिल रहा है, गुणे कर दीजिए 100%। अब आप देख रहे हैं कि 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। अब ये 50 बटा में 11% हो गया। अब इस नंबर को आप काटेंगे तो ये 11 चौक 44 हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव लगाइए, 60 हो जाएगा, 11 पाँचे 55। तो ये देख रहे हैं आपका नंबर 4.5 यानी 4.5 ऑप्शन ए में दिया हुआ। तो ये बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4.54% वाला। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रश्न तो प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि आप वाले शिफ्ट में इस तरह का प्रश्न बने तो आप आसानी से इसको हल कर लें। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशंस को आप देखिएगा। एक बेईमान दुकानदार चीनी को 18 रुपये किलोग्राम में बेचता है, जिसे उसने 15 रुपये किलोग्राम में खरीदा है, और वह 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? अब ये बेईमान दुकानदार का प्रश्न है। अब वो कीड़ी मार रहा है, 1000 ग्राम की जगह पे 800 दे दिया और यहाँ पे आपसे लाभ ले रहा है। तो सबसे पहले उसका लाभ निकालिए कितना हो रहा है। तो जब इसका लाभ निकालेंगे तो यहाँ 18 में बेच रहा है और खरीदा है 15 में, तो आप देख रहे हैं कि उसको 3 का लाभ हो रहा है। तो ये लाभ सबसे पहले उसका लाभ परसेंट निकाल लीजिए। तो लाभ परसेंट निकालेंगे, 3 का लाभ हो रहा है 15 पर और गुणे यहाँ कर दीजिए 100%। अब ये 3 एकम 3 हो गया, 3 पाँचे 15, 5 दूनी के 10। तो ये आपका मिलेगा 20%। और जब 20% यहाँ पे उसको लाभ पहले बता के ही ले रहा है कि 20% का लाभ मैं लूँगा, और जब 20% का लाभ लेगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1000 ग्राम के स्थान पर ये 800 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे अब इस प्रश्न को बनाएंगे, देखिए 1000 ये हो गया ग्राम, और जब हुआ तो यहाँ पे कह के आपसे ले रहा है कि 20% मैं लाभ लूँगा। तो 20% यहाँ पे जब लाभ लेगा तो ये आपको यहाँ पे लेगा 1200। ये 1000 पे करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 गुणे 120 बटा में 100, 2 जीरो कटाइए 1200 हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तौल दिया 800 ग्राम यहाँ पे, और जब 800 ग्राम तौला तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसको जो फ़ायदा हो गया वो 800 पे हो गया, यानी फ़ायदा हो गया इसको 400 का। तो 400 का इसको फ़ायदा हो गया किस पे? 800 पे। गुणे कर दीजिए 100%, गुणे ये 100% हो जाएगा। तो ये 2 जीरो कट गया, 4 एकम 4 और 4 दूनी के 8, 2 से काटेंगे ये 5 हो जाएगा 50। तो आप कहेंगे कि दुकानदार को यहाँ 50% का लाभ हो गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 50%, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50%। तो इस प्रश्न को आप बिल्कुल सीख लीजिए, प्रत्येक शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6, 3 अलग अलग सड़क चौराहों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे सभी पूर्वाह्न 8:20 पर एक साथ बदलती हैं तो वे फिर से एक साथ कितने बजे बदलेंगे? अब आप देखिए इस प्रश्न को, ये 8 पूर्वाह्न 8:20 पर एक साथ बदलते हैं,
तो इस नंबर का आप एलसीएम निकाल दीजिए कि ये 48, 72 और 108 का एलसीएम कितना मिलेगा। तो आप इस नंबर का एलसीएम निकालिए। तो जब एलसीएम इसका निकालेंगे तो 2 से काटना शुरू करिए। ये आप देख रहे हैं कि ये नंबर आपका 24 हो जाएगा, ये नंबर 36 हो जाएगा, ये 2 5 10, ये 4 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा और ये आपका 27 हो गया। अब इस नंबर को फिर 2 से काटेंगे तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये नंबर आपका 27 हो गया। अब इस नंबर को 2 से काटेंगे तो ये 3 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 27 हो गया। अब देख रहे हैं कि आगे 3 से काटेंगे तो ये 1 हो गया, 3 हो गया, ये आपका 9 हो गया। 3 से काटेंगे तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया। 3 से फिर कटेगा, पुनः 1 1 आ गया। अब सबका गुणा कर दीजिए। तो ये 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, तो ये 16 हो गया और ये तितली के 9 तेरी 27 हो गया। अब दोनों नंबरों को गुणा करेंगे 16 और 27 का। तो 16 और 27 का जब आप गुणा करेंगे तो ये नंबर आपका मिलेगा 27 गुणते 16। तो 16 साते 112 को 2, 11 हो गया और 16 दूनी के 32 और 11 यहाँ 43 हो जाएगा, 432 हो गया। तो ये 432 सेकेंड के अंतराल पे एक साथ बजेंगी। अब यहाँ पे इसी नंबर को आप मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब इसको मिनट में आप कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम तो आपने इतना निकाल दिया। अब इस नंबर को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पे ये नंबर 432 को आप मिनट में बदलिए तो 432/60 कर दीजिए। तो ये अब मिनट का रूप ले लेगा। तो ये 6 एकम 6 हो गया, 6 साते 42 और 6 दूनी के 12। तो आप देख रहे हैं कि 7 मिनट यहाँ पे ये 7.2 मिनट का हो रहा है। अब इसी नंबर को 8:20 में जोड़ दीजिए। तो 8:20 में ये जोड़ेंगे तो ये आपका 8.27 हो जाएगा यहाँ पे। अब विकल्प को आप देखिए, पूर्वाह्न 9:12 पे नहीं, ये 8:27 पे होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो बनेगा वो बी बनेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखें, 84 भागा 12 गुणे 3 - 4। ये सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न आपके 2 पूछे जा रहे हैं। तो आप सिंप्लीफिकेशन को, सरलीकरण को बढ़िया से तैयार करके जाएं कि वहाँ पे प्रश्न यदि आए तो आप आसानी से कर लें। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको बोडमास रूल आना चाहिए। बोडमास रूल के माध्यम से आप चलेंगे, क्रमागत चलेंगे तो ये प्रश्न बनेगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट आपको कहीं नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप भागा को हल करिए, फिर गुणा देखिए। तो अब इस प्रश्न को हल करेंगे, देखिए तो ये 12 साते 84 हो गया, यहाँ पे 7 बन गया। अब ये नंबर आप हल कराएंगे, यहाँ पे भागा दिया है तो ये नंबर 1/3 तितली के 9 हो जाएगा, ये कटेगा तितली के 9 हो जाएगा। तो ये 4/12 होगा, ये काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब तितली के ये 9 हो गया, तितली के ये 9 हो गया। और जब यहाँ तितली के 9 हो गया तो आगे हल कर दीजिए, 6 5 30 हो गया। तो अब इस प्रश्न को देखिए ऐसे, यहाँ पे मैं डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे इसको जब आप हल करेंगे तो ये 12 साते 84 हो गया, तो ये 7 हो गया, 7 तरीके 21 कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर आपको ये 21 का मिल जाएगा। तो ये 21 अब माइनस ये 4 से हल करेंगे, इतने को यहाँ से लेके यहाँ तक को हल करेंगे, ये इतने का नंबर आ गया 21। अब इसको हल करेंगे तो ये 4/12, 4 3 12, तितली के 9, तो ये 3 हो जाएगा। अब प्लस करिए, 6 5 30 हो गया, और ये माइनस 3 दूनी के 6 हो गया। क्लियर। अब बटा में आइए, अब इसको हल करेंगे तो ये 8/12 हो जाएगा। तो 4 दूनी के 8, 4 3 12, 3 से 3 कट गया, नीचे यहाँ पे 2 बचा, इतने का यहाँ 2 बचा। अब इस प्रश्न को हल करेंगे तो प्लस को प्लस में जोड़ दीजिए। तो प्लस को प्लस में आप जोड़ेंगे तो 30 और 21 51 हो जाएगा, और ये माइनस आपका 9 हो जाएगा, बटा में 2 हो गया। अब इस प्रश्न को यहाँ पे 51 में से 9 माइनस करेंगे तो ये 42/2 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे, कितना आ गया 21। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 21, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखिएगा कि 16 संख्याओं का औसत 36.5 है। यदि उसमें 4 संख्याएं और जोड़ दी जाएं जिनका औसत यक्स है तो सभी संख्याओं के औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। यक्स का मान ज्ञात कीजिए, कितना होगा। आपको यक्स का मान पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे आप जानते होंगे
कि औसत बराबर होता है कुल दी गई संख्याओं का योग बटा में कुल समय, यानी कुल दी गई संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। अब यहाँ पे ये 16 संख्याओं का 36.5 दिया, तो इसको आप हल करेंगे तो ये 16 गुणते 36.5, तो ये आपका 73/2 लिख सकते हैं इसको। 36.5 को आप 73/2 कर सकते हैं, क्योंकि 73 का ये आधा है। अब यहाँ प्लस करिए। अब यहाँ पे 4 और संख्या जोड़ने के लिए कह रहा है जिनका औसत x है, तो यदि कुल संख्या में औसत से गुणा कर दीजिए तो सभी संख्याओं का योग मिल जाता है, तो ये आपका 4x यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ बराबर करिए, बोल रहा है कि सभी औसत में 1 की वृद्धि हो जाता है, तो यहाँ पे तो सभी संख्याओं के औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पे जो 16 संख्या दिया गया है उसमें 1 की वृद्धि हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये बढ़ के आपका हो जाएगा 37.5। तो जब 37.5 हो जाएगा, संख्या आपके पास 16 4 20 की हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इस प्रश्न को बनाएंगे तो ये नंबर आपका निकल के आया 20 गुणते यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 37। ये आपका नंबर मिल गया 75/2। इसको काटेंगे तो ये आपका 10 हो गया। अब ये 2 से काटेंगे तो ये 8 हो गया। तो 8 3 के 24 को 4, 8 3 के 24 को 4 हो गया, 2 बचा, 8 7 56 और 2 ये 58 हो गया। अब ये प्लस करिए, ये 4x बराबर ये 750 हो गया। क्लियर। अब जब इतने का ये नंबर बना तो इसको हल करेंगे तो ये 4x बराबर आपको मिला, इधर माइनस करिए तो 16 इसमें देंगे, 584 में तो ये 600 बनेगा, 150 उधर है, तो ये 166 का डिफरेंस यहाँ पे निकलेगा। अब यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 हो गया, तो ये आपका नंबर बना 4 चौके 16, 4 एकम 4। अब 2 बचा, 4 5 20। तो इस प्रश्न का जो आंसर निकला, यक्स का जो नंबर मिला वो आपको 41.5 का मिला। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 41.50। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे तो 2 ट्रेनें क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 34 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर चल रही हैं और 54 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई 720 है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना होगी। अब इस प्रश्न को आप हल करेंगे तो यहाँ पे दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये नंबर दे दिया। अब विपरीत दिशा में इस तरह चलेंगे तो चालें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सापेक्ष चाल निकाल लीजिए कि इनका सापेक्ष चाल कितना होगा। तो सापेक्ष चाल इनका निकालेंगे, दोनों चालें जुड़ जाएगा, ये 42 और 34 जुड़ जाएगा। तो 42 34 को जोड़ेंगे तो ये नंबर आपका 4 2 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 76 किलोमीटर पर घंटा इनकी चाल हो गई। अब यहाँ पे ये समय दिया हुआ है। अब ये दूरी जो बनेगा, दोनों रेलगाड़ी की लंबाइयों को जोड़ लेना है। तो ये 720 और दूसरी का मान लीजिए कि x होगा, ये बटा में कर दीजिए, तो ये दूरी बटा चाल कर देंगे आप, तो ये समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। यहाँ पे ये 76 दिया हुआ है, आप देख रहे हैं 76 किलोमीटर पर घंटा है। तो जब 76 किलोमीटर पर घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में आप बदलेंगे, तो इसमें 5/18 से आप गुणा कर दीजिएगा, यही समय के बराबर हो जाएगा, यानी 54 सेकंड के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब इस प्रश्न को आप देखिए, इस नंबर को इधर क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो ये आपका बनेगा 720 प्लस x बराबर ये 54 गुणते 76 गुणते 5/18। अब 18 तो यहाँ 54 हो गया, ये 3 5 15 हो गया। तब 15 6 90 को 0 9, अब 15 7 105 और 9 जोड़ देंगे तो 114 हो जाएगा। तो ये आपका नंबर मिला 720 प्लस x। तो ये x बराबर करेंगे तो इसमें से 720 जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 0 बचा, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा, दूसरी ट्रेन की जो लंबाई बनेगा वो 420 मीटर का बनेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 420 मीटर। क्लियर। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशंस को आप देखिए।
क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कैसे बनेगा। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा तो ये प्रश्न बन गया। केवल आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए कि ये आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार से यहाँ 11 का स्क्वायर करेंगे आप तो ये 11 ये प्लस ये हो जाएगा 2, ये माइनस 2 करणी में ये 22 हो जाएगा। ये करणी में 11 दूनी 22 गुणा हो जाएगा तो ये जोड़ेंगे तो ये 13 माइनस 2 करणी में 22। इस प्रश्न का जो अंतिम वैल्यू बनेगा वो 13 माइनस 2 करणी में 22 बनेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 माइनस 2 करणी में 22। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखिएगा। 25 छात्रों की एक कक्षा ने विज्ञान की परीक्षा दी। 10 छात्रों का औसत अंक 60 है, अन्य छात्रों का औसत स्कोर 60 है। पूरी कक्षा का औसत स्कोर कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इस प्रश्न को आप बनाएंगे तो यहाँ पे 10 छात्रों का औसत अंक 80 है तो 10 छात्रों का कुल अंक कितना होगा तो ये 10 गुणते 80 कर दीजिए, 80 कर दीजिए यहाँ पे। तो 10 इंटू जब 80 करेंगे, 10 इंटू यहाँ पे 80 कर दीजिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अन्य छात्रों का औसत अंक 60 है तो जो अन्य छात्र बचे 25 छात्र हैं उसमें से 10 छात्रों का 80 है तो 15 छात्र और बचे तो यहाँ पे प्लस करिए, ये 15 इंटू 60 हो जाएगा। तो ये सभी का योग मिल गया। अब मिला तो यहाँ पूरी कक्षा का आपसे पूछ रहा है कि औसत कितना होगा तो पूरी कक्षा का सभी अंकों का योग निकाल लीजिए तो ये 800 हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 15 छक्के 90, 900 हो गया। तो पूरी कक्षा का जो अंक हुआ वो 1700 हो गया। अब पूरी कक्षा का औसत आपसे पूछ रहा है तो पूरी कक्षा में जो छात्र हैं वो 25 को हैं तो यहाँ पे एवरेज निकालेंगे तो ये 1700 बटा में 25 हो जाएगा। अब 25 से काटेंगे, 25 छके 150, 20 बचा 200 हो जाएगा, 25 बटे 200। तो इस प्रश्न का जो अंतिम वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 68, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 68 होगा। यदि कोई भी साथी चैनल पे नया होगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 12। एक शिविर में 120 आदमी या 200 बच्चों के लिए खाना उपलब्ध है। यदि 150 बच्चों ने खाना खा लिया है तो शेष बचा खाना कितने आदमियों ने खाया होगा। अब इस प्रश्न में सबसे पहले कुल काम को निकालना पड़ेगा और एक आदमी और एक बच्चे के क्षमता को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 120 आदमी हैं तो ये 120 मैन बराबर ये 200 बच्चे हो गए। अब यहाँ पे यही आपको काम दिख रहा है। अब इस प्रश्न को बनाएंगे आप तो इसको पुनः आप चाहें तो एक बार लिख लें, नहीं तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ये आपका 4 तिहाई 12 हो गया और 4 पाँचे 20 हो गया। तो ये नंबर आपको 3 मैन बराबर 5 बॉय हो गया। अब इस मैन को एक साइड में करिए तो ये मैन बटा बॉय बराबर 5 बटा में 3 मिल जाएगा। तो जब यहाँ पे नंबर आपको 5 बटा में 3 मिला, 5 बटा में आपको 3 यहाँ पे नंबर मिला तो आप कह सकते हैं कि एक आदमी का एक दिन का काम 5 है और एक बच्चे का एक दिन का काम 3 है। क्लियर। अब यहाँ पे आप कुल काम निकाल लीजिए, कुल काम कितना होगा। तो जब कुल काम को आप यहाँ पे निकालेंगे तो ये एक आदमी एक दिन में 5 खा रहा है तो 120 आदमी है तो कितना खाएंगे। टोटल वर्क यहाँ पे आप निकालेंगे तो ये आपका 120 गुणते ये आपका एक आदमी का यहाँ 5 हो रहा है, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए 600 होगा। ये कुल काम 600 हो गया। इधर यदि बच्चों में भी करेंगे कि एक बच्चा 3 खा रहा है, 200 बच्चे हैं तो 600, काम तो बराबर होगा। अब यहाँ पे यदि 150 बच्चों ने खाना खा लिया, अब 150 बच्चों का काम निकालेंगे तो एक बच्चा तो एक दिन में 3 खा रहा है तो 150 बच्चा जब खाएंगे तो ये खा जाएंगे 15 या 45, 450, काम समाप्त हो गया। अभी शेष कितना बचा हुआ है तो कुल काम 600 है तो जो शेष काम बचा वो 150 बचा। अब इसी को पूछा जा रहा है आपसे कि इसी को आदमी कितने आदमी इसको खाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आदमी एक दिन में 5 खा रहे हैं तो जब एक दिन में 5 एक आदमी 5 खा रहे हैं
तो 150 को कितने आदमी खाएंगे यहाँ पे, तो इसमें 5 से भाग कर दीजिए तो आदमियों की संख्या मिल जाएगी, 5 तिहाई 15। तो आप कहेंगे कि 30 आदमी यहाँ पे खाएंगे। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 30 आदमी बनेगा। वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 30। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 13 को आप देखिएगा। 12 भागा 4 गुणे इतना नंबर दिया। अब इस नंबर को हल करेंगे, 4 तिहाई 12, ये 3 हो गया। अब इस नंबर को हल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 से ये 3 कट गया। अब ये 3 चौके 12, ये 9 हो गया। तो ये 3 गुणते 9 बराबर कितना, 27। तो इस प्रश्न का आंसर मिलेगा 27, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 14 को आप देखिएगा। 12,000 रुपये की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 2/2/3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है यदि ब्याज वार्षिक रूप से दिया जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि इस प्रश्न को आप बनाएंगे तो ये 12,000 रुपया तो यहाँ पे दिया। तो जब 12,000 दिया तो ब्याज 3 बार लगेगा, 1 बार, 2 बार और यहाँ पे 3 बार। तो यहाँ तो 1 वर्ष के लिए पूर्णतः लगेगा। फिर यहाँ पे निकालेंगे तो ये 1 वर्ष के लिए, 1 ईयर के लिए पूर्णतः लगेगा, लेकिन यहाँ पे 2/3 ईयर के लिए लगेगा। अब आप देखेंगे तो यहाँ 15% तो रेट चलेगा, यहाँ भी 15% का रेट चलेगा, लेकिन यहाँ पे ये 15 गुणते 2/3 करेंगे तो 3 5 15, ये 10% का हो जाएगा। क्लियर, ये 10% हो गया। अब रेट अलग अलग मिल गया, पहले बार में 15%, दूसरे बार में 15%, लेकिन तीसरे बार में 10% देगा। आप 2/3 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, 10% का होगा। अब यहाँ पे आप इस प्रश्न को बनाना शुरू करिए। तब 12,000 का 15% कितना होगा, तो 2 0 कट गया, ये 180, यानी 1 जीरो और बढ़ जाएगा। ये 15 से 12 में गुणा करेंगे तो 180 आएगा, 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। 1800 पहले वर्ष का ब्याज हो गया। अब दूसरे वर्ष में फिर इसका निकालेंगे 15%, तो ये आपका 1800 यहाँ पे मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि के लिए ब्याज पर ब्याज जुड़ता है। अब यहाँ पर फिर आपको देना पड़ेगा 15%। अब इसका 15% निकालेंगे, 2 जीरो कट गया। अब 18 5 90 को यहाँ जीरो हो गया, 9 18 9 27, 270 रुपया हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 वर्षों का तो निकल गया कंप्लीट। अब तीसरे वर्ष का आप निकालेंगे यहाँ पे तो ये 10% निकालेंगे, ये 12,000 का, तो ये नंबर आपको मिलेगा, 0 से 0 कट गया, 1200 हो गया। और जब 1200 हो गया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10% 1800 का निकलेगा। तो 1800 का 10% निकालेंगे, 180 आएगा। यहाँ प्लस करिए, फिर 1800 का निकालेंगे, 180 आएगा। अब फिर यहाँ प्लस करिए। अब ये आप निकाल देंगे 10%, 270 का, इसका भी आपका नंबर निकलेगा, इसका भी 10% निकलेगा। तो 10% निकालेंगे तो ये 27 आ जाएगा, 27 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है। तो मैं आपको बताऊं कि ये नंबर 1800 से लेकर के जो नंबर आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो नंबर आप देख रहे हैं, यदि इतने नंबर को आप जोड़ें तो ये आपका साधारण ब्याज होगा। ये ब्याज पर जो ब्याज लगा हुआ है वो चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो आपसे अंतर पूछे तो ये साधारण ब्याज हो गया। यही नंबर आप केवल जोड़ दीजिए, केवल इतने को जोड़ देंगे तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस नंबर को आप जोड़िएगा, ये जोड़ेंगे तो 18 दूनी 36, 360 हो गया, 270 यहाँ पे 27 और जोड़ लीजिएगा। तो ये आपका 360 प्लस 270 प्लस यहाँ पे 27 हो जाएगा। सभी नंबर को जोड़ेंगे, 7 हो गया, ये 7 6 13, 15 को 5 1 हो गया, ये 5 1 6 हो गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर निकलेगा वो 657 रुपये निकलेगा। तो ये दोनों का अंतर हो गया 657 रुपये। क्लियर। और नहीं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल करके फिर अलग साधारण ब्याज निकालेंगे और निकाल करके फिर माइनस करेंगे तो ये 657 रुपये आएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखिएगा। एक प्रसूति केंद्र में कुल बच्चों के जन्म के 5% मामलों में जुड़वा बच्चे होते हैं, तो कुल बच्चों में से जुड़वा बच्चों का लगभग प्रतिशत क्या है। अब आप यहाँ पे कहिए कि मान लीजिए कि कुल यहाँ पे बच्चों का जो प्रसव होता है वो 100 का होता है। जब 100 का होता है तो इसमें से 5% मामले जुड़वे वाले हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसका 5% निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो 5 जुड़वे वाले हो गए। अब यहाँ पे जो सिंगल बच्चे यहाँ पे होते हैं वो कहेंगे कि 95 होते हैं। तो जुड़वा 5 जोड़े हैं
तो यहाँ बच्चों की संख्या निकालेंगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये 10 हो गए, ये 10 हो जाएगा, 5 दूनी के 10। काहे कि जुड़वा का मतलब कि एक बार में 2, तो 5 बार में कितने, 10। अब यहाँ पे कुल बच्चे निकालेंगे कि टोटल बच्चे कितने होंगे, तो यहाँ कुल बच्चों की संख्या आप निकालेंगे तो ये देख रहे हैं कि सिंगल बच्चे तो 95 या 10 को और बढ़ गए, तो ये 105 कुल बच्चे हो गए। अब इसमें पूछ रहा है कि जुड़वे बच्चों का लगभग प्रतिशत क्या है, तो ये 10 बटा में 105 गुणते 100%, यही आपका बनेगा। अब इस प्रश्न को आप हल करेंगे, 5 दूनी के 10 हो गया, 5 दूनी के 10 और 5 एकम 5। अब इसको आप हल करेंगे तो ये निकलेगा 200 बटा 21%। अब इसमें आप भाग करने जाइए, तो जब भाग करेंगे तो ये 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, ये 9.52% वाला नंबर आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। क्लियर। आप 200 में भाग करिए तो 21 से भाग करेंगे तो 9 बार में हो जाए, कटेगा तो 189 हो जाएगा, फिर 11 उतरेगा, फिर आप लेके जाइए, तो ये 9.52, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 16 को। एक कार घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की कार से कार्यालय जाती है। घर वापस आने के रास्ते में, ये औसत चाल से तो हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप औसत चाल के प्रश्नों को सीख करके जाइए कि आपके परीक्षा में यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से उसको हल कर पाए। अब इसका जो औसत चाल का सूत्र होता है 2xy बटा में x प्लस वाई, यानी 2 गुणते 40 गुणते 20 बटा में, अब दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए, 40 प्लस यहाँ पे 20 कर दीजिए, 60 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये 2 गुणते 40 गुणते 20 बटा में ये 60 हो गया, ये 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6। अब देख रहे हैं कि ये 80 बटा में 3 हो गया। अब इसको काटेंगे तो ये 3 दूनी के 6 हो गया, ये नंबर कटेगा तो 3 दूनी के 6, 3 6 का 18, 3 6 का 18, 3 6 का 18, इस तरह से मिलता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसको लिख सकते हैं 26.67%, अरे किलोमीटर पर घंटा। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 26.67 किलोमीटर पर घंटा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, 17 नंबर को। 17 नंबर वाला भी प्रश्न आपको औसत से ही पूछा गया था कि एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और मूल स्थान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो इसकी औसत चाल क्या होगी, इस प्रश्न को पूछ लिया गया था। 2 प्रश्न औसत चाल से ही पूछ लिए गए थे। अब इसको बनाएंगे तो ये 2 गुणते 40, 60 गुणते 40 बटा में 60 और 40 को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, ये 0 से 0 दोनों कट गया, 6 दूनी के 12 चौक 48, तो ये आपका आंसर मिलेगा 48 किलोमीटर पर घंटा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप 18 नंबर के प्रश्न को देखिए। यदि 7 अंकीय संख्या इतना 11 से विभाज्य है और 4 अंकीय संख्या इतना से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान होगा। विभाजिकता के नियम को आप समझिएगा कि जब यहाँ पे इतना नंबर दिया तो 11 से विभाजित होने का जो रूल है वो ये है कि विषम स्थानों पे अंकित अंकों का योग और सम स्थानों पे अंकित अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वो नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित होता है। और 9 से विभाजित होने का रूल है कि जो 3 से विभाजित होने का रूल लगेगा वही 9 पे भी लगेगा, वही 27 पे भी लगेगा, वही 81 पे भी लगेगा। तो 3 से विभाजित होने का रूल है कि प्रत्येक अंकों को जोड़ करके 3 से भाग करिए पूर्णतः कट जाए, 9 से भाग करिए पूर्णतः कट जाए, तो वो नंबर पूर्णतः कटेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक विषम स्थान वाले को लीजिए, तो एक के बाद फिर एक है, इस तरह का नंबर इस प्रश्न में लिखा हुआ, ये 16 लिखा, 1 लिखा, यहाँ यक्स लिखा, ये 0, इस तरह का नंबर मिला, 11 से पूछ रहा है। देखिए यहाँ से शुरू करिए, विषम स्थान, ये 1 हो गया, फिर इस 1 को जोड़िए, फिर 2 को जोड़िए, फिर यहाँ पे 8 को जोड़िए, अब फिर इसके बाद 6 में यक्स को जोड़िएगा, फिर इसको जोड़िएगा, तो इस नंबर को जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 12 हो गया। अब यहाँ 6 में यक्स रखा, यहाँ 0 रखा, तो 6 में कितना जोड़ें कि 12 के बराबर हो जाए, तो 6 जोड़ दीजिए, यानी यक्स का नंबर यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 6। तो यक्स का नंबर तो आपको यहाँ पे मिल गया कि यक्स का नंबर ये 6 होगा, यक्स का नंबर आपको 6 मिल गया। अब वाई का नंबर आपको यहाँ पे निकालना है, तो वाई का नंबर जब निकालेंगे तो इस सभी अंकों को जोड़िए, तो 9 5 14 और 3 17, तो 17 में मैं कितना जोड़ूं कि वो नंबर 9 से कटने वाला हो जाए, तो आप बोलेंगे 1 को जोड़ दीजिए, तो ये अब 18 हो जाएगा जो कि 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि वाई का नंबर आपको 1 मिल गया। अब ये x प्लस वाई का नंबर पूछ रहा है, दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए, तो 6 1 कितना हो जाएगा 7,
तो इस प्रश्न का जो उत्तर निकल के आया वो 7 आया, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तब यहाँ आयत का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये आयत का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो ये इस 576 का 1/3 हो जाएगा। तो 576 का 1/3 आप निकालेंगे यहाँ पे, तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 नमा 27 और 3 दूनी के 6, 192 हो जाएगा। अब आयत का चौड़ाई आपको दिया हुआ है, आपको आयत का परिमाप पूछ रहा है, तो यहाँ पे यल भी बराबर इतना होता है, तो ये लंबाई निकालेंगे तो 192 में 12 का भाग कर दीजिए, तो ये 12 एकम 12 हो गया, 12 छक 72 हो गया। तो आपको यल मिल गया 12 और यहाँ पे बी आपको यल मिल गया 16 और 12 आपको इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठ में यल प्लस बी। अब ये दोनों नंबरों को जोड़ेंगे तो ये 2 कोष्ठ में 16 + 12, अब जोड़ेंगे तो ये नंबर आपका 28 हो जाएगा। 28 × 2, 28 दूनी के 56। तो इस प्रश्न का जो उत्तर निकल के आया वो 56 आया, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 56। चलिए आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को आप देखिएगा। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग में है, यानी पाई का मान 22/7 आपको दिया। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता होगा πr/l है। अब एक शंकु में जो वृत्तीय आधार होता है 1 होता है, तो उसके वृत्तीय आधार को भी जोड़ दीजिए, यानी πr² को जोड़ दीजिए। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है इतने का, वो होता है πr कोष्ठ में l + r, ये आपका सूत्र होता है। तो जब πr + l + r हो गया, तो यहाँ पे आपको तिर्यक ऊंचाई इसकी दिया हुआ है, यल आपको 24 दिया हुआ है, यहाँ पे त्रिज्या आपको 11 दिया हुआ है, अब पाई का मान आपको दिया हुआ है। सभी नंबरों को इसमें रख दीजिए, तो ये 22/7 × 11 इंटू ये नंबरों को जोड़ेंगे 24 और 33 को, 24 और 11 को, तो ये आपका नंबर 35 बन जाएगा। तो ये काटेंगे 5 से, तो 5 7 7 5 35 हो जाएगा। तो ये 5 से गुणा करेंगे तो 110 × 11 हो गया, 11 से गुणा करेंगे तो ये 121 हो गया, 1 0 बढ़ गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर निकल के आया वो 1210 आया, कि 1210 इसका आंसर निकल के आ गया कि 1210 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा। इस तरह से आज एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 11 जनवरी को जो हुआ था, सभी मैथमेटिक्स के प्रश्नों को इस वीडियो में मैं हल कराया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।